10वीं में हम ऊष्मा और ताप की पढ़ाई कर रहे थे। आज इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो ऊष्मा और ताप से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो बुक में नहीं है, अतिरिक्त प्रश्न है, मान के चलिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं थर्मामीटर में पारे का उपयोग करते हैं। तो हम थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों करते हैं? तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे, थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों करते हैं? थर्मामीटर पारा का चमकदार दिखता है, आपका टेम्परेचर नापते हैं तो पारा ऊपर चढ़ के आपका पाठ्यांक बताता है लेवल को। देखे होंगे आप लोग थर्मामीटर। तो सबसे पहले तो बात यह हो गया कि जो थर्मामीटर में पारा उपयोग करते हैं तो ताप बढ़ाने पर सभी ताप पर पारा का प्रसार एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि कम ताप है तो पारा में कम फैलेगा। ताप बढ़ाने से प्रसार होता है, धातु में मालूम है, रेखीय प्रसार, ध्रुवीय प्रसार, बेटा रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार आप पढ़ चुके हैं। तो हम पारे का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें सभी ताप पर प्रसार एक जैसे होता है। एक कारण ये होता है, ताप बढ़ाने पर पारे में प्रसार एक समान होता है। मतलब 1 अंश सेल्सियस पे जितना पारा प्रसार होगा वो प्रत्येक 1 अंश सेल्सियस से होगा। दूसरा, पारा द्रव अवस्था में होता है, हालांकि धातु है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो प्रसार है अन्य द्रवों से अधिक होता है, अन्य द्रवों से अधिक होता है। मतलब 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अन्य द्रव जितना फैलेगा उससे ज्यादा फैलता है। पारा है ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊष्मा का अच्छा चालक है ताकि प्रसार हो सके। पारा है वो कांच से चिपकता नहीं है बेटा, क्योंकि कांच का बना रहता है आप लोगों का, कांच से चिपकता नहीं है। ये कुछ फायदे हैं। पारे का जो हिमांक है, मतलब जम जाना, बहुत कम होता है। पारे का हिमांक -37 अंश सेल्सियस तथा क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक 357 अंश सेल्सियस होता है। दोनों जमेगा भी बहुत कम ताप पर और उबलेगा भी बहुत कम ताप पर। ये आप लोगों का है। एक और लिख सकते हो कि पारा है सरलता से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है, मिल जाता है। जनरली धातु में अशुद्धियां होती हैं, लेकिन पारा है आसानी से मार्केट में आपको या प्रकृति में शुद्ध अवस्था से प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको मार्केट में शुद्ध पारा मिल जाएंगे आसानी से। तो ये कुछ फायदे हैं पारा के, इसलिए पारा यानी कि मरकरी का उपयोग अपन थर्मामीटर में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मी प्रसार के कुछ उपयोग लिख लेते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला होगा आपका ऊष्मी प्रसार के या ऊष्मी प्रसार गुणांक के कुछ उपयोग बताना है। ऊष्मी प्रसार गुणांक के जिसको 3 प्रकार पढ़े हो, के
उपयोग लिखिए, या कोई 5 उपयोग लिखिए, बोल देता हूं, कोई 5 उपयोग लिखिए, उपयोग लिखिए। ये कैसा होता है? ऊष्मी प्रसार गुणांक के 5 उपयोग बताना है कम से कम। तो ऊष्मी प्रसार आप समझते बेटा, किसी वस्तु को या खासकर धातुओं को गर्म करते हैं, अन्य पदार्थ भी गर्म करते हैं तो फैलता है। तो इसका उपयोग कहां कहां होता है? आप लोग देखेंगे रेल की पटरी के बीच में, जिस रेल के पटरी के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं पटरी को जब बिछाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रेल का पटरी लोहे का बना होता है, तो गर्मी के दिनों में इसमें रेखीय प्रसार होगा, तो ये फैलेंगे ऐसे। तो बीच में जगह इसलिए छोड़ते हैं कि ये फैले, तो रेल का पटरी कहीं मोटा मत हो। यदि जगह नहीं छोड़ेंगे तो यदि फैलेगा तो रेल का पटरी कहीं पे मोटा हो सकता है, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो गर्मी के दिनों में प्रसार होने पर ट्रेन को, रेलगाड़ी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए पटरियों के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं। ऐसी लोहे का पुल बनाते हैं, तो लोहे का पुल बनाते हैं, गर्डर को जोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि गर्डर के बीच में ऐसी खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि प्रसार हो गर्मी में, तो नुकसान न पहुंचे पुल को। गाड़ी का, अब तो गाड़ी के जो पहिए हैं, बैलगाड़ी के पहिए हैं, वो टायर वगैरह का बना देते हैं, आपके ट्रक के टायर वगैरह का। लेकिन पुराने जमाने में, या अभी भी कहीं होंगे, गाड़ी का जो पहिया है, बैलगाड़ी का पहिया है, वो लकड़ी का बना होता था, और इस लकड़ी के पहिए पे अपन लोहे की रिंग चढ़ाते थे, जिसको हाल कहते हैं। ये तो रिंग चढ़ाते थे बेटा, यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देते थे बीच में, पूरा बंद नहीं रहता था रिंग। फिर वही कारण है, गर्मी के दिनों में यदि ये फैले, ठीक है, तो उसके लिए जगह है। या आप देखें ऐसे पहिए में किसान लोग अपने गर्मी के दिनों में पहिए को पानी से ठंडा करते हैं शाम को, कारण लकड़ी के पहिए पे हाल चला है, गर्मी में प्रसार हुआ होगा, तो ये फैल गया होगा, तो हाल है वो लकड़ी के पहिए को छोड़ के बाहर निकल सकता है। तो आप लोग उसमें पानी डाल के उसको ठंडा करते हो ताकि वो लकड़ी को पकड़ के रखे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके कुछ उपयोग हैं, जिसको आप लोगों को नोट करना है। तो प्रश्न मैंने बता दिए हैं, ऊष्मी प्रसार गुणांक के उपयोग लिखने हैं, ठीक है। और भी उपयोग बताया था पिछली क्लास में जब चालू किया था। तो बोतल, कांच की बोतल या कोई भी बोतल है, उसमें कार्क लगा है, घुसने वाला ढक्कन, और वो निकल नहीं रहा है। आप बोतल के मुंह को गर्म करते हो, तो गर्म करने से बोतल का मुंह फैलेगा, जिससे कार्क है वो आसानी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। अभी हम देखें थर्मामीटर में पारा है, आपके शरीर का तापमान है, ऊष्मी प्रसार के कारण बताता है, फैलता है, तब वो पाठ्यांक देता है आपका इतना है भैया, आपका ताप करके ताप के अनुसार वो फैलता है, और उसमें पाठ्यांक लिखे रहते हैं थर्मामीटर में। तो बहुत सारे उपयोग है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं इसको नोट कर रहा हूं उपयोग को। रेल के पटरियों को बिछाते समय उनके मध्य कुछ स्थान छोड़ देते हैं, स्थान छोड़ देते हैं। दूसरा, थर्मामीटर या उसको लिख लीजिएगा, लोहे का पुल बनाते समय, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, बनाते समय गर्डरों के मध्य कुछ स्थान छोड़ देते हैं। तीसरा, बैलगाड़ी के
लकड़ी के पहिए में लोहे का रिंग को हाल बोल देते हैं, हाल चढ़ाते हैं तो लोहे के हाल के मध्य कुछ स्थान रिक्त रखते हैं। चौथा, थर्मामीटर द्वारा ताप का मापन पारा के प्रसार के कारण होता है, पारा के ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है, ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, आसानी से रखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल जवाब है। ठीक है, मैं 5 की जगह 6 लिखा देता हूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो गया। ये मैं मिटा देता हूं। 5वां, बेटा आप लोग देखे हैं टेलीफोन के तार लूज रहते हैं, ढीला कसते हैं, तो टेलीफोन के तार को कुछ ढीला बांधा जाता है या बिछाया जाता है, कुछ ढीला लटकाया जाता है, लटकाया जाता है, जिससे वे ठंड के दिनों में सिकुड़ कर ना टूटे। ठंड के दिनों में सिकुड़ेगा बेटा, वो धातु का बना रहता है। कुछ ढीला खंभों के मध्य कर दो, खंभों के मध्य लटकाया जाता है, कुछ ढीला खंभों के मध्य लटकाया जाता है। थोड़ा सा सेंटेंस इधर हो गया। टेलीफोन के तार को खंभों के मध्य कुछ ढीला लटकाया जाता है, शब्द को ठीक कर, कुछ ढीला लटकाया जाता है, ये जाता है, जिससे वह ठंड के दिनों में सिकुड़ कर ना टूटे। ठीक है, आप लोगों का समझ आ गए होंगे। एक और लिख देता हूं 5 की जगह, अच्छा वही कार वाला लिख देता हूं। छठवां, कांच के बोतल के मुंह में यदि कार्क फंस गया हो, कांच का क्या कोई धातु का हो तब भी चलेगा, बोतल के मुंह में यदि कार्क फंस गया हो तो बोतल के मुंह को गर्म करने पर कार्क निकल जाता है। ये कुछ यूजेस हैं जो आसानी से हैं, आप लोग ऊष्मीय प्रसार के रूप में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न करेंगे जो आपके बुक में भी है, वो प्रश्न आपका बुक में है पेज नंबर 46 पे। 7वां, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का आप लोगों को 3 उपयोग लिखना है। तो जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के 3 उपयोग लिखिए दैनिक जीवन में, ये प्रश्न है। मैं प्रश्न भी लिख देता हूं, जल के महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए।
तीन उपयोगिता बताइए। ये प्रश्न है बेटा। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4180 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस होती है। अधिक विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण जल है वो ऊष्मा को अधिक देर तक ग्रहण करती, मतलब देर तक गर्म होता है जल है, और ठंडा भी गर्म होने के बाद ठंडा भी बहुत देर से होता है। ये महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का फायदा है। तो अब बोलोगे कि सर जल देर से गर्म हो रहा है और देर से ठंडा हो रहा है, तो इससे हमारे क्या फायदे हैं? आप लोग देखे होंगे गर्म चीजों से आप लोग सिकाई करते हैं। आपके शरीर में दर्द हो गया तो आप क्या करते हैं, बोतल में, कांच की बोतल या कोई बोतल है उसमें गर्म पानी लेते हैं और सिकाई करते हैं, रोगी की सिकाई करते हैं। क्यों? तो बोतल में आप गर्म पानी लिया तो पानी है वो देर से ठंडा होता है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, इसलिए आप सिकाई करते हैं। वैसे ऐसी आप लोगों को ठंडे प्रदेशों में फसल को बर्फ से बचाने के लिए किसान हैं खेतों में पानी भर के रखते हैं। अब ये कैसे होगा? खेतों में पानी भरेंगे तो दिन के समय थोड़ी भी गर्मी मिलेगी, उस गर्मी को जल ग्रहण कर लेगा और वो देर से ठंडा होता है बेटा। तो इस प्रकार से कुछ हद तक आपके पाला यानी कि बर्फ गिरने से आप लोग बचा सकते हो। ठीक है आप लोगों का। और आप लोग उपयोग ये होता है, आप लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक बोलते हैं वातावरण में नमी है, आर्द्र है, उसके अनुसार मौसम का अनुमान लगाते हैं। तो किसी भी स्थान पर जलवायु का पता लगाने के लिए भी जल उपयोगी है। ठीक है, तो इसका मैं जवाब दे रहा हूं। क्या है? पहले विशिष्ट ऊष्मा को लिख लेते हैं बेटा। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा, महत्तम विशिष्ट ऊष्मा 4180 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस होती है। अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल देर से गर्म रहता है, गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है। इस गुण के कारण जल के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला कर लेते हैं, बोतलों में, कांच की बोतलों में गर्म जल को भरकर रोगियों की सिकाई करते हैं। कांच की बोतलों में बेटा, धातु भी चल जाता, बोतलों में गर्म जल को भरकर रोगियों की सिकाई की जाती है, कांच की बोतल में इसलिए भरते बेटा, एकदम से गर्म नहीं होता। धातु बोतल में भरोगे धातु गर्म हो जाएगा, तो जनरली कांच के बोतलों में ही गर्म जल को भरते हैं। ठीक है, ऊपर में मिटा रहा हूं, फिर भी नहीं दिखना, कांच या धातु को चल जाएगा वो। दूसरा, ठंडे प्रदेशों में फसलों को पाला से बचाने के लिए, पाला मतलब बेटा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरना, जिसको ओले भी बोलते हैं। ओला तो ऐसे थोड़े बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, पाला बिल्कुल बारीक टुकड़े रहते हैं आपके बर्फ के। तीसरा, किसी स्थान पर जलवायु का
पता लगाने के लिए, जलवायु का पता लगाने के लिए। ये कुछ जल के महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के कारण उपयोग है रोगियों की सिकाई करने में। गर्म जल का ठंडे प्रदेशों में यदि पाला गिरता है तो फसल में अपन पानी भर देते हैं, जिससे दिन के समय वो सूर्य का तापमान से गर्मी ले लेता है और कुछ अधिक देर तक गर्म रहता है, तो फसल की पाले से सुरक्षा हो जाती है। और किसी भी स्थान पर आप जलवायु का पता लगा सकते हो इस गुण के कारण, जल की विशिष्ट ऊष्मा के गुण के कारण। तो मैंने सारे प्रश्न उत्तर आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। अब मैं बुक्स को रीडिंग कर रहा हूं, आप लोग बुक्स ले लीजिए और उसके अनुसार मैं बुक्स में सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं कि नहीं। तो आप लोग बुक्स ले लेंगे, आगे मैं आप लोगों का बुक्स का क्वेश्चन आंसर क्लियर कर रहा हूं। तो पृष्ठ क्रमांक 45 पे प्रश्न है। पहला है बेटा सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प चुनकर लिखे में है ठोस में रेखी क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात होता है। तो आपका जवाब आएगा बेटा 1:2:3। मैं बताया था अल्फा बीटा गामा का अनुपात 1:2:3 होता है। रेखी प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो पहले ऑब्जेक्टिव का सही जवाब आएगा 1:2:3। दूसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में वस्तु ए वस्तु बी में से ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में है कम है। दो वस्तु दिया है बेटा, ए की विशिष्ट ऊष्मा कम है और बी की ज्यादा है। तो मैं बोला बेटा जिसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक रहता है वो बहुत देर तक गर्म रहता है। तो वही वाला पूछा होगा लगभग, है ना। तो आपको पूछा है बेटा ए की विशिष्ट ऊष्मा बी की तुलना में कम है, तो ए जल्द गर्म होगी, वस्तु बी जल्द गर्म होगी, दोनों वस्तुएं समान रूप से गर्म होगी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से वस्तु ए है वो जल्दी गर्म होगी क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है। आप लोगों को बता दिए गए हैं जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी वो जल्दी गर्म होती है और विशिष्ट ऊष्मा अधिक है वो देर से गर्म होती है। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर आएगा वस्तु ए जल्द गर्म होगी। अगला है नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का चालक है। तो बेटा ऑप्शन देखिए, लोहा दिया है, एस्बेस्टस दिया है, कांच दिया है और लकड़ी दिया है। लोहा, एस्बेस्टस, कांच और लकड़ी, कांच और लकड़ी। तो चूंकि ऊष्मा का बोला है बेटा, लोहा विद्युत का अच्छा चालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है आपका एस्बेस्टस। तो आपका जवाब इसमें एस्बेस्टस को लेना है। ठीक है, नीचे दी गई वस्तुओं में कौन सा संचार संवहन द्वारा नहीं होता है। तो मैं बताऊं बेटा ऊष्मा का संचार 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन, विकिरण। तो चालन में ठोस में होता है संचरण ऊष्मा का, संवहन में द्रव और गैस में होता है और विकिरण में प्रकाश द्वारा होता है जिसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लोगों का चौथा प्रश्न है नीचे दी गई वस्तुओं में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव दिया बेटा चाय द्रव है, इसमें होगा बेटा संवहन द्वारा। पानी द्रव है, इसमें भी होगा संवहन द्वारा। हवा गैस है तो इसमें भी होगा संवहन द्वारा। और लास्ट में दिया है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है बेटा कुछ भी नहीं, जहां कुछ भी ना हो, कोई भी एक कण ना हो, खाली हो, उसको निर्वात करते हैं। तो इसका जवाब आएगा निर्वात। निर्वात में ऊष्मा का जो संचरण है वो विकिरण द्वारा होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो आप लोग निर्वात चुनेंगे। अगला है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बोला है बेटा ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि खाली स्थान है।
तो मैं तो ऊष्मा की परिभाषा बताया हूं बेटा। ऊष्मा है ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को गर्म कर देंगे, सहायक है, गर्माहट प्रदान कर देंगे। तो ये खाली स्थान में आएगा बेटा आप लोगों का ऊर्जा। अगला बोला है खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये भी आप लोग पढ़े वर्ग में समझाया हूं। यदि दो वस्तु के ताप अलग अलग हैं और उन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ दो तो दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तु के ताप एक समान न हो जाए। मतलब तापांतर हो, ताप में अंतर हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है। तीसरा बोला है बेटा चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है। तो इसका जवाब आएगा ठोस में। खाली स्थान में ठोस भरोगे। चालन के कारण ऊष्मा का संचरण खाली स्थान में होता है तो ठोस में चालन होता है, द्रव और गैस में संवहन होता है और माध्यम न हो तो विकिरण होता है, जैसे कि निर्वात। अगला है विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। तो बार बार तो चिल्ला रहा हूं बेटा, विकिरण द्वारा संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो खाली स्थान में आ जाएगा माध्यम, न ठोस की, न द्रव की, न गैस की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है विकिरण में। अगला है बेटा पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव खाली स्थान होता है। तो ये खाली स्थान आएगा गुप्त ऊष्मा। देखना गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए या भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो कहलाते हैं गुप्त ऊष्मा। याद रखना बेटा गुप्त ऊष्मा वस्तु के ताप में कोई वृद्धि नहीं करता, केवल उसके भौतिक अवस्था को बदल देता है। द्रव है तो गैस में बदल देगा, ठोस है तो द्रव में बदल देगा, गुप्त ऊष्मा है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका उचित सॉरी बेटा ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान होता है। बाकी आप लोगों का प्रश्नोत्तर है। प्रश्न तीसरा है, इसका जवाब आप लोग लिखेंगे, मैं बार बार बोला हूं। जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तब उन दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है? मैं बता दिया हूं, दो वस्तु अलग अलग ताप वाले हैं, उनको संपर्क में लाते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप वाले वस्तु की ओर होता है और ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं में ताप एक समान न हो जाए। ठीक है। तो ये आपका रीजन है और आगे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं बेटा मैं सारे को लिखा चुका हूं। आप लोग कॉपी में लिख डाले होंगे, एक बार पलट के पढ़ लीजिएगा। और यहाँ ऊष्मा और ताप समाप्त होता है। कल अपन देखेंगे पहला अध्याय।